हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो यूनिट 4 है, और यूनिट 4 का मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अगर बात हम लोग करें तो इसमें मैंने ऑलरेडी आपको 2 पार्ट बता के खत्म कर दिया है। प्यारे बच्चों, आज हम तीसरा पार्ट की बात करेंगे और तीसरे पार्ट में देखेंगे शाब्दिक और अशाब्दिक तथा निष्पादन परीक्षण के बारे में हम लोग को पढ़ना था। प्यारे बच्चों, मैंने आपको शाब्दिक के बारे में ऑलरेडी बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अशाब्दिक के बारे में पढ़ेंगे। और शाब्दिक के साथ साथ मैंने पहले ही कहा था कि ये व्यक्तिगत भिन्नताएं की बात है, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं में 2 चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला एक प्रश्न बुद्धि पढ़ना पड़ेगा, दूसरा एक पर्सनालिटी पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने बुद्धि के बारे में आपको बता दिया था, आईक्यू लेवल किस तरीके से टेस्ट करते हैं, ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया था। अब हम लोग उसके बारे में और थोड़ा ब्रीफली जानेंगे। फिर इसके बाद जो कल का चैप्टर रहेगा वो हम क्या देखेंगे? वो देखेंगे व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे, यानी पर्सनालिटी के बारे में देखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण क्या होता है? शाब्दिक परीक्षण मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो चीज़ हम बोल करके, समझा करके, सुना करके, ये सब चीज़ें करके अगर हम लोग जो चीज़ें सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, वो क्या होता है? वो शाब्दिक परीक्षण में आ जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला भी, दिखाया भी था कि पढ़ने, लिखने, बोलने और शब्दों के साथ खेलकर अपनी बातों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता कहते हैं। यानी आप किसी व्यक्ति के सामने कोई भी बात करते हो तो वो बात, अपना जो बात समझाने की कोशिश करो, वो बोलकर कर रहे हो या लिख कर रहे हो या अपने शब्दों के साथ खेलकर समझा रहे हो, तो वो क्या होता है? शाब्दिक परीक्षण में आता है। जैसे इसमें मैंने बताया था आपको मुख्य विशेषता, जैसे भाषा की समझ हो गया, यानी किसी पाठ या बातचीत को समझने की क्षमता, यानी कोई लेसन हो गया, कोई चैप्टर हो गया, उसको आप पढ़ते हो और पढ़कर क्या करते हो? समझते हो। तो ये भी क्या हो जाएगा? शाब्दिक परीक्षण में हो जाएगा। यानी शब्दों को पढ़कर, लिखकर, सुनना। ठीक है, शब्दों को पढ़ना लिखने की बात करें तो शाब्दिक परीक्षण में हो जाएगा। तो ये चीज मैंने बताया, जैसे कहानी सुनना और उसे समझना हो गया। जैसे मैं आपको कहानी कोई बताता हूँ इमेजिन करने के लिए, कहानी बताता हूँ कि देखो शाहरुख खान ट्रेन पे आ रहा है, ट्रेन पे आ रहा है और नीचे कई सारे विलन हैं जो घोड़े से दौड़ रहे हैं और उसको कह रहा है रुक जा नहीं तो तुझे गोली मार। तो आपके मन में क्या होता है कि शाहरुख खान ट्रेन पे चल रहा है, एक इमेज बनता रहता है, मतलब आप इमेजिन करते हुए चलते रहते हो। यानी शब्दों को सुनकर कहानी को समझना, यानी कहानी सुनना और उसे समझना। अच्छे तरीके से निबंध या पत्र लिखना, जैसे आपको मान लो कोई लेटर लिखना है, ठीक है, थाने में कोई लेटर लिखना है या ऐसे लिखना है, यूपीएससी के एग्जाम में कोई ऐसे लिख रहे हो, तो ये अच्छे तरीके से निबंध या पत्र लिखना भी क्या होता है? एक कला होता है। ठीक है, बहस में भाग लेना, बहस का मतलब होता है कि होता है ना, कंट्रोवर्सी चलता रहता है दो नेताओं के बीच में, धर्म गुरुओं के बीच में, तो वो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहसबाजी कहते हैं। तो उस बहस में क्या होता है? भाग लेना और अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखना। और आप अपनी बात को क्या करते हो? स्पष्ट रूप से, यानी इतना कायदे से रखते हो कि लोगों को बात समझ में आ सके। तो बहस में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे क्या होता है? आपका व्यक्तित्व निखर के आता है कि आपका चरित्र कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप किस तरीके से अपने बात को अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, शब्द पहेली या शब्द खेल, इन सब के बारे में मैंने क्या होता है? शब्द पहेली जैसे होते हैं कि कई सारे लोग होते हैं जो शब्दों से खेलना चाहते हैं। जैसे हमारे डियर प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उनको पास शब्दों का खेल बहुत अच्छा है, तो वो शब्दों से खेलना अच्छे तरीके से जानते हैं। जिसके पास शब्दों का खेल नहीं होता है, समझिए वो अच्छा पॉलिटिशियन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या ही बताया जाए, किस तरह के पॉलिटिशियन सब भी है और हमारे देश में जिसको बोलने का सहूर ही नहीं है, ना ही कोई कायदा है, ना ही कोई तमीज है। ठीक है, अब बात करते हैं अशाब्दिक बुद्धि क्या होता है, यानी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो अशाब्दिक बुद्धि वह क्षमता होती है जो हमें बिना बोले या लिखे समझने, सोचने में मदद करता है। जैसे इससे चीज़ों को देखकर, छूकर या महसूस करके समझने की शक्ति इसमें शामिल होता है। जैसे हम क्या करते हैं, मान लो हमारा आंख बंद कर दिया गया और आंख बंद किया गया और हमको ये पकड़ा दिया, क्या कोई वस्तु पकड़ा दिया, मुझे नहीं पता ये क्या वस्तु है, तो मैं पहले ऐसे देखूंगा, फिर यूं ऐसे देखूंगा, तो यहाँ पे मुझे कई सारी चीज़ क्या हो रहा है? गड़ रहा है, चुभ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? रिमोट है। ये क्या है? रिमोट है। फिर मुझे ये पकड़ाया गया, अब ये क्या है? मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं अपना आंख बंद किया हूँ। तो फिर जब मैं इसे देखता हूँ और यूं जब ऐसे देखता हूँ, तो ये कुछ पेन टाइप का लग रहा है और ये मोटा पेन है, इसका मतलब ये मार्कर हो सकता है या स्केच हो सकता है। फिर इसी तरह देखा जाए, मेरा हाथ में कुछ दिया गया तो ये कुछ इस तरीके से दिया गया, तो ये आगे का क्या है? डिस्प्ले है और पीछे क्या है? रबड़ है। यानी मतलब ये हो सकता है कि ये क्या है, और साइड में बटन वगैरह भी दिया था, इसका मतलब ये मोबाइल हो सकता है। ठीक है, फिर मुझे क्या दिया गया? फिर मुझे एक ये मेटल दिया, मैं अंध, देखो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही कोई कुछ बोल रहा है, बस मेरा हाथ पकड़ा दे कि ये है क्या। तो मैं इसको इस तरीके से छुआ। ठीक है, फिर नीचे देखा कि ये खोखला टाइप का है, ये स्टील टाइप का है, और फिर मैं इसे घुमा रहा हूँ तो मुझे महसूस हुआ कि ये क्या है? ये ग्लोब है। तो मतलब कुल मिलाकर के बिना लिखे, बिना बोले आप क्या हो? आप सब कुछ समझ लेते हो। बिना लिखे, बिना बोले आप सब कुछ क्या करते हो? समझ लेते हो। तो वही क्या था? अशाब्दिक होता है। बिना बोले, छू करके, महसूस करके समझने की शक्ति होती है। जैसे ये डाइस वगैरह हो गया, ये डाइस देख रहे हो, ये डाइस देख रहे हो, जो क्यूब होता है, जो सेट करते हैं, कलरफुल वगैरह जो होता है, तो ये होता है, इसको छू करके हम लोग देख सकते हैं, ये डाइस है। आप जैसे देखो, तो विशेषता की बात की जाए तो देखकर समझना, यानी सिटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग की बात करें, चीज़ों को देखकर समझना कि वे क्या हैं और कैसे काम करती है। तो चीज़ों को हम देख करके समझेंगे बिना बोले,
ये क्या है, कैसे काम, जैसे दिमाग में चित्र बनाना हो गया। जैसे मैं आपको कोई कहानी सुना रहा हूँ कि एक पुरानी हवेली थी, बिजली कड़कड़ा रही थी, काले बादल छाए हुए थे, अंधेरी रात थी, दरवाजा चर चर आवाज आ रहा था खोलने का, और उधर ढेर सारे चमगादड़ उड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे थे, और जोर से आवाजें रोने की आ रही थी, और फिर पायल की छनछनाने की आवाज कुछ इस तरीके सुनाई दे रहा था कि मेरे शरीर का जो रोंगटा था, रोम रोम था, वो कांप रहा था, पसीने से लथपथ था। इस तरह की जब कहानी सुनेंगे तो आपके माइंड में एक इमेज बनता जाएगा। काली, एक काले रंग का क्या था, बहुत बड़ा सा पुराना खंडहर था, बंगला था, जिसमें क्या था, कई सारे चमगादड़ थे, बिजली कड़क रहा था, अंधेरे था, तूफानी रात थी, वहां पर दूर दूर तक कोई नहीं था, दरवाजा खुल रहा था, बंद हो रहा था। यानी आप इमेजिन कर लोगे कि हाँ भैया, एक भूतिया हवेली है जहां पर हम क्या है, जा रहे हैं। मतलब ये कहानी मैंने आपको बताया और आपने क्या किया, अपने माइंड में एक इमेज को बना लिया। तो यहाँ पे देखा जाए तो दिमाग में चित्र बना, तो ये सब अशाब्दिक की बात हम कर रहे हैं, ये सब हम अशाब्दिक की बात कर रहे हैं। यानी आप इमेजिन करके क्या हो सकता है, किसी चीज को समझ सकते हो। तो चित्र बना, चीजों को अपने दिमाग में चित्र की तरह देखना, ठीक है। फिर क्या, अलग अलग चीजों को जोड़ना, ठीक है। जैसे खिलौने के टुकड़े को जोड़कर एक नई चीज बनाना होता है ना, वो जो क्या होता है, सुडोकू टाइप का जो होता है, जिसको जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो जोड़कर नहीं बना, तस्वीर और आकृतियों को पहचानना, ठीक है। जैसे किसी चित्र में छपे पैटर्नों को पहचानना हो गया, तो चित्र को और आकृति को, जैसे किसी फिल्म स्टार का फोटो रहेगा उसको पहचानना हो गया, ठीक है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो जिक्सा पजल की बात करते थे, इसमें कई सारे टुकड़े होते हैं, ये जिक्सा पजल है, ये क्या है, ये जिक्सा पजल। तो जिक्सा पजल की बात करते हैं, इसमें कई टुकड़े होते हैं जिन्हें जोड़कर एक पूरी तस्वीर क्या होता है, बनाना होता है। बिना देखा जाए तो इसको बना, बिना बोले या लिखे सिर्फ देखकर समझना है कि कौन सा टुकड़ा कहाँ फिट हो सकता है। तो इसमें बिना बोले, बिना देखे, माफ कीजिए, बिना बोले इसमें क्या होता है कि इसमें देखना है कि कौन सा टुकड़ा कहाँ पर फिट हो सकता है। फिर नक्शा पढ़ना हो गया, तो नक्शा जैसे आप लोग देखते हो गूगल मैप में, तो कहता है आगे से लेफ्ट यू टर्न जाइए 400 मीटर, फिर यू टर्न जाइए राइट 400 मीटर, फिर आगे स्ट्रेट चले जाइए 200 मीटर। तो ऐसे जो होता है कि नक्शा को देखकर पढ़ना, जैसे हम लोग भारत नक्शा जब बनाते हैं तो भारत नक्शा पे आपको बताते हैं कहाँ पर क्या है, जैसे भारत नक्शा हम बना देते हैं, जैसे नक्शा पढ़ना हो गया। तो नक्शा में अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, नक्शा जैसे मान लो ये नक्शा है, ठीक है। जैसे मान लो ये क्या है, ये नक्शा है, ठीक है। ये क्या है प्यारे बच्चों, जैसे मान लो ये नक्शा है। अब इस नक्शे में अगर देखा जाए तो हम बताएं ना कि भैया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका मुंबई महाराष्ट्र है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश है, ये क्या है, बिहार है, ठीक है। इधर वाला देखा तो ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है। इधर देखा तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ये क्या है, सिक्किम है। यहाँ पर क्या है, असम है। ये नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया। मतलब कुल मिला के जब मैप हम बनाना शुरू करते तो मैप को एनालिसिस करना, मैप को पढ़ने की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैप को समझना हो गया, यानी चित्र को देख करके समझना, हमें बताने की जरूरत नहीं कि कौन कहाँ पर कैसा है, ठीक है। फिर बात करते हैं अशाब्दिक बुद्धि में क्या था, नॉन वर्बल में। तो अशाब्दिक बुद्धि वह क्षमता होती है जो बिना बोले अगर देखा जाए, अच्छा ये चीज मैंने बता दिया था, तस्वीर और आकृतियों को पहचानना हो गया, ठीक है। जिक्सा पजल ये भी मैंने बता दिया था, ठीक है। फिर कहता है गति बुद्धि परीक्षण और शक्ति बुद्धि परीक्षण क्या होता है, यानी स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट क्या होता है। आप सभी को हम बताते हैं, बार बार बताते हैं कि जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं उनको स्पीड टेस्ट देना जरूरी होता है। आप ग्रेजुएशन में पढ़ाई करो तो आपको भी स्पीड टेस्ट देना जरूरी होता है, क्योंकि आपको एक समय फिक्स दिया था 3 घंटा, और आपको लिखने कई सारी चीज़ें रहते हैं। तो अगर आपका स्पीड टेस्ट नहीं रहेगा, मतलब स्पीड टेस्ट का मतलब होता है कि आप अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतरीन कर रहे हो, और इतना बेहतरीन कर रहे हो कि आपका जो स्पीड है लिखने का वो समय से पहले ही हो जा रहा है। तो स्पीड टेस्ट का मतलब ही होता है कि यह आपको इतना निपुण कर देगा लिखने में, पढ़ने लिखने में, समझने में, कि आपका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है स्पीड टेस्ट क्या होता है, और कह सकते हैं पावर टेस्ट क्या होता है। तो गति, यहाँ पे देखा जाए स्पीड टेस्ट, गति बुद्धि परीक्षण वह होता है जिसमें समय की सीमा होती है और व्यक्ति को तेजी से प्रश्नों का उत्तर देना होता है। जैसे आप लोग एसएससी का जब एग्जाम देने जाओगे, ग्रेजुएशन कर लिए या फिर आप लोग 12th पास हो गए, तो जब एसएससी का एग्जाम देने जाओगे, सीजीएल का एग्जाम देने जाओगे, तो वहां पर आपको फिक्स रहेगा 100 क्वेश्चन आपको 1 घंटा में करना है। 100 क्वेश्चन क्या करना है, आपको सिर्फ 1 घंटा में करना है। और 100 क्वेश्चन जब आपको 1 घंटा में करना है, इसका मतलब 60 मिनट में कितना करना है, 100 क्वेश्चन करना है। तो आपको तो ये लिमिट फिक्स हो गया कि हाँ हमको इसी समय में क्या करना, पूरा करना है। पता चला कि आप 1 घंटा में 60 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए, तो क्या लगता है आप पास हो गए? क्यों? क्योंकि एसएससी सीजीएल की अगर हम लोग बात करें तो उसमें अगर आपका 80 क्वेश्चन सही नहीं है तो आप अपने आप को फेल मान के चलो। कम से कम 80 क्वेश्चन का एवरेज आपका क्या होना चाहिए, सही ही होना चाहिए। तो यहाँ पर वही बताया जाता है कि स्पीड टेस्ट की बात करें, यानी गति बुद्धि परीक्षण की बात करें, तो वह होता है जिसमें समय की सीमा होती है और व्यक्ति को तेजी से प्रश्नों का क्या होता है, उत्तर देना होता है। यानी अगर आप तेजी से प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कुछ तो गड़बड़ है,
ठीक है, यानी आप पास कभी नहीं हो पाओगे। इसलिए स्पीड टेस्ट दिया था कि अभी आपने मान लो आज प्रैक्टिस किया तो 1 घंटा में 60 क्वेश्चन किया, कल प्रैक्टिस किया तो 62 करोगे। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन फास्ट लगाने का आदत हो जाएगा और आप 1 घंटा में 95 क्वेश्चन हो गया, 98 क्वेश्चन हो गया, इतना सॉल्व करना शुरू कर लोगे। पास होने के लिए कितना चाहिए आपको? सिर्फ 80% होना सही जरूरी है। तो इसका मतलब यह है कि स्पीड टेस्ट से ही आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी पास कर सकते हो। और ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपका स्पीड टेस्ट क्या होना चाहिए? बेस्ट होना चाहिए, ताकि आप एक समय सीमा में क्या कर लो, उसको पास करो। जैसे होता नहीं है कि कोई गाड़ी का रेस जब होता है या फिर जब आर्मी का दौर होता है तो आर्मी दौर में देखते होगे सीधा कह देता है कि भैया 6 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 6 मिनट में अगर जो बंदा इस लकीर को पार कर गया या पार करता रह गया वही पास हो पाएगा, अदरवाइज कोई और पास नहीं हो पाएगा। तो आपको 6 मिनट में पास करना होता है ना। अगर नहीं पार हो पाए तो क्या होगा? आप फेल कहलाओगे। तो वही होता है कि अब आप क्या करते हो कि प्रैक्टिस करते हो तो अपना हाथ में कि स्टॉप वॉच लगा लेते हो या हाथ में साइड में बेंड कर लेते हो, स्टॉप वॉच रख लेते हो और स्टॉप वॉच को देखते हो कि हाँ 6 मिनट में हमको क्या करना है, ये 4 राउंड इस फील्ड का लगाना है, 400 मीटर का जो है। और आप लोग दौड़ना शुरू कर दो तो पता चला कि पहली बार प्रैक्टिस किए तो आपका क्या हो गया, आपको पता चला कि आप 6 मिनट नहीं 6.5 मिनट में पार हुए। ऐसे धीरे धीरे जब प्रैक्टिस आप करते जाओगे तो प्रैक्टिस जब इतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप 5.5 मिनट में 5 मिनट में क्या करोगे, पूरा 4 चक्कर लगाना शुरू कर दो। यानी बिना प्रैक्टिस का, बिना स्पीड टेस्ट का आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। यानी आता आपको सब कुछ रहेगा लेकिन आगे नहीं बढ़ पाओगे। विशेषता की बात करें, समय सीमा इस प्रकार के परीक्षण में दिए गए प्रश्नों को एक निश्चित समय के अंदर क्या होता है, हल करना होता है। गति की बात करें तो यह परीक्षण व्यक्ति की तेजी और तुरंत प्रतिक्रिया को समझने प्रतिक्रिया की क्षमता को क्या करता है, मापता है। अब गति की बात करें तो 1 घंटा में पता चला कि आपके क्लास में मान लो मैंने टेस्ट लिया और आपके क्लास में कितने हैं, 100 बच्चे हैं। मैंने कहा कि 1 घंटा में 100 क्वेश्चन करना है तो पता चलेगा कि इस 100 बच्चों में 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और सारे सारे सही क्वेश्चन हो गए। इसका मतलब ये कि उस बच्चे का जो बुद्धि है वो क्या है, काफी तीव्र है, वो किसी भी समस्या को जल्दी झटपट क्या होता है, समझ लेता है। तो मैथमेटिक्स में आपको समस्या होता है, मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम होता है, तो आप क्या करते हो, आप उसको समझने की कोशिश करते हो कि भैया ये समस्या आखिरकार हमको हो क्यों रहा है। तो स्पीड टेस्ट क्या करेगा, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए क्या है, सक्षम रहेगा। बात करते हैं प्रश्न की, बात करते हैं आमतौर पर आसान होता है लेकिन समय की कमी की वजह से क्या होता है, चुनौतीपूर्ण बन जाता है। देखो एक्चुअली में सीजीएल का क्वेश्चन हो गया, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन हो गया, सीएचएसएल का क्वेश्चन हो गया, या ग्रेजुएशन के जितने क्वेश्चन हो गए, ये सब होते आसान हैं लेकिन पता चलता है कि आपके पास समय ही कम है। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास समय कम होने का मतलब यह है कि आपका लिखने का स्पीड क्या है, बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसकी वजह से गड़बड़ा सकता है। ठीक है, तो इसलिए होता है कि आमतौर पर क्वेश्चन आसान होता है लेकिन समय की कमी की वजह से क्या होता है, सारे क्वेश्चन चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए ग्रेजुएशन में जब आप जाना ना तो पहले प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। भाई अच्छा मार्क्स लाना है तो ये करना पड़ेगा। मैं क्यों कहता हूं कि अच्छा मार्क्स लाइए ग्रेजुएशन में? बहुत सारे लोग कहते हैं अरे पास हो गए, 50% आ गया, बहुत हो गया। नहीं, आपका ग्रेजुएशन का अच्छा मार्क्स बताएगा कि आपने कितना स्ट्रगल किया। अब ये स्ट्रगल करने का जो आदत रहेगा ये आपका कंटिन्यू बना रह जाएगा और ये जो आदत है जो कंटिन्यू बना रह जाएगा, इससे क्या होगा, आपका स्पीड भी कंटिन्यू बना रहेगा, जिसकी वजह से आप आने वाले समय में अपने करियर के लिए कुछ करना चाहोगे तो आपका रफ्तार जो अभी ग्रेजुएशन में, वही चीज आपके करियर सेटलमेंट में भी क्या रहेगा, वही रफ्तार रहेगा। चाहे आप बिजनेस करो, चाहे सरकारी नौकरी की तैयारी करो, जो करोगे उसमें आपका ये स्पीड बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करवाना चाहिए, अगर टीचर हम लोग हैं तो आपसे हम स्पीड टेस्ट भी क्या करेंगे, लेंगे, और ये होना भी चाहिए। तो बिना स्पीड टेस्ट दिए अच्छे मार्क्स आने पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है बच्चा मेरे? अब उदाहरण की बात करें, जैसे 1 मिनट में एक से अधिक गणित का सवाल हल करना होता है। मैंने कहा ना सीजीएल में 1 मिनट में नहीं बल्कि 43 सेकंड में, 40 सेकंड में क्या होता है, एक क्वेश्चन को हल करना होता है। मुख्य बिंदु की बात किया जाए तो यह देखता है कि व्यक्ति कितनी जल्दी और सही तरीके से सवालों के क्या करता है, उत्तर दे सकता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब गति महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि टाइपिंग स्पीड या त्वरित गणितीय गणना के समय होता है। तो ये तब होता है जब आपको कहा जाता है कि भाई 5 मिनट में आप कितना वर्ड इंग्लिश टाइप कर सकते हो, 5 मिनट में आप कितना शॉर्ट हैंड टाइप कर सकते हो, 5 मिनट में आप कितना हिंदी मैटर टाइप कर सकते हो, ये उस पर डिपेंड करता है। अब अगला क्या है कि शक्ति बुद्धि परीक्षण, वो तो था स्पीड टेस्ट था, जिससे आपको क्या होगा, रफ्तार बढ़ेगा और आप जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान क्या करोगे, तुरंत का तुरंत कर लोगे। तो जो व्यक्ति समस्या का समाधान तुरंत नहीं कर पाता उसको टाइम का कमी हमेशा पड़ जाएगा, इसलिए स्पीड टेस्ट देना जरूरी है। अब बात करते हैं कि पावर टेस्ट क्या होता है। तो शक्ति बुद्धि परीक्षण में समय सीमा की कमी होती है, यह प्रश्न अधिक जटिल होते हैं, जो व्यक्ति की गहन सोचने और समस्या समाधान की क्षमता को क्या करता है, मापता है। देखो भैया स्पीड टेस्ट में क्या था कि इसमें एक फिक्स टाइम दिया रहेगा और क्वेश्चन आसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कम्पिटेटिव एग्जाम्स की हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग ग्रेजुएशन की एग्जाम्स की बात करते हैं, जैसे हम लोग 12th के एग्जाम्स की बात करते हैं। बट
पावर शक्ति की बात करते हैं, माफ कीजिएगा, पावर बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं, यानी शक्ति बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन ही कठिन रहता है और समय भी उतना ही रहेगा। सोचो आपको मैंने क्या किया, दो बच्चों को मैंने दिया, दो बच्चों में से 1 घंटा टाइम इसको भी दिया, 1 घंटा टाइम इसको भी दिया। इस बच्चों को क्या किया मैंने, आसान थ्योरी और न्यूमेरिकल दिया, और इस बच्चों को मैंने क्या किया, उसी टाइम में कठिन थ्योरी और न्यूमेरिकल दिया। इस बच्चों को मैंने 100 क्वेश्चन दिया, इस बच्चों को मैंने 100 क्वेश्चन दिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए स्पीड टेस्ट वाला क्या करेगा, इसके लिए आसान है तो थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। लेकिन ये जो बच्चा जो पावर हम लोग टेस्ट की बात कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन टफ है, तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, कम कम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा। इसका मतलब यह कि इस पावर टेस्ट उसी के लिए बना है जिसका बुद्धि क्या बहुत ही ज़्यादा शार्प है, वही दे सकता है। स्पीड टेस्ट कोई भी दे सकता है, सबके लिए बना होता है। बातें समझ में आ रहा है? तो पावर टेस्ट वही दे सकता है जिसका स्पीड टेस्ट बहुत अच्छा होता है, यानी समस्या को वो जल्दी से क्या करता है, समझता है, और उसमें क्या होता है, वो उसको एक्शन लेने के लिए क्या होता है, सक्षम होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब विशेषता की अगर बात किया जाए तो कोई समय सीमा इसमें नहीं होता है। अगर इसमें देखा जाए तो कोई समय सीमा नहीं होता है यदि व्यक्ति को पर्याप्त समय मिलता है जिससे वे सोच समझकर उत्तर दे सकता है। जटिलता की बात करें तो प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन होता है और सोचने समझने की क्षमता क्या होता है, मांग करता है। गुणवत्ता की बात किया जाए तो यह परीक्षण उत्तर की सटीक देखा जाए तो यह परीक्षण उत्तर की सटीकता और गुणवत्ता को मापता है। मैंने स्पीच टेस्ट में कहा ना कि उसमें एक टाइमिंग होता है, क्वेश्चन आसान होता है। इसमें क्या होता है, टाइमिंग नहीं होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको टाइमिंग दे दें, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन का अटेम्प्ट जो होगा वो कम हो जाएगा। बट यहाँ पे सीधा करा कि इसको टाइमिंग क्या कोई भी लिमिटेशन नहीं रहेगा, ये अनलिमिटेड टाइम है, चाहे जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले। बातें समझ में आ रहा है? तो पावर यानी हम बात करते हैं कि शक्ति बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, क्वेश्चन टफ रहेगा, टाइम का कोई लिमिट नहीं रहेगा। स्पीड टेस्ट की अगर बात किया जाए यानी गति बुद्धि परीक्षण की बात किया जाए तो इसमें टाइम का लिमिट रहेगा और कह सकते हो क्वेश्चन आसान रहेगा। जटिलता की बात करते हैं, प्रश्न क्या होता है, कठिन होते हैं। जटिल का मतलब क्या होता है, मुश्किल यानी कठिन, कठिन होते हैं और सोचने की गहरी क्षमता की भी क्या करते हैं, मांग करते हैं। गुणवत्ता की अगर बात देखा जाए, क्वालिटी की बात देखा जाए तो यह परीक्षण उत्तर की सटीकता और गुणवत्ता को क्या करता है, मापने का काम करता है। उदाहरण के लिए देखा जाए जैसे कि एक जटिल गणितीय समस्या को हल करना या तर्क शक्ति से संबंधित पहलू को सुलझाना हो गया। मुख्य बिंदु देखा जाए, यह देखता है कि व्यक्ति कितनी अच्छी तरह से कठिन और जटिल समस्याओं को हल कर सकता है। ये क्या देखता है, यह देखता है कि व्यक्ति कितनी अच्छी तरह से कठिन और जटिल समस्याओं को क्या कर सकता है, हल कर सकता है। इसका उपयोग तब किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसका उपयोग तब किया जाता है जब सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता क्या होती है, महत्वपूर्ण होता है। और इसका उपयोग तभी किया जाता है जब सोचने की क्षमता और विश्लेषण करने की क्षमता क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं बुद्धि परीक्षणों को संभावित दुरुपयोग क्या होता है, यानी बुद्धि परीक्षण का संभावित दुरुपयोग, यानी इसका दुरुपयोग किस तरीके का हो सकता है। तो बुद्धि परीक्षण का उपयोग कई उद्देश्य के लिए किया जाता है, जैसे चयन हो गया यानी किसी का सिलेक्शन करना हो गया, परामर्श हो गया यानी किसी को कह सकते हो परामर्श यानी सजेशन देने की बात करते हैं, निर्देशन हो गया यानी गाइडलाइन प्रोवाइड करने की बात करते हैं, आत्मविश्लेषण हो गया यानी खुद को पहचानने वाली जो की बात करते हैं, और निदान हो गया यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यह परीक्षण प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ना किया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। और यही प्रैक्टिकल अगर प्रशिक्षित यानी जो ट्रेनर है, ट्रेनर के द्वारा नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, ये नकारात्मक इफेक्ट दे सकता है, नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर क्या हो सकता है, पड़ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे पर कलंक और आत्मसम्मान पर प्रभाव क्या होता है इसमें। तो बच्चे पर कलंक और आत्मसम्मान पर प्रभाव यानी अगर कोई बच्चा बुद्धि परीक्षण में खराब प्रदर्शन करता है तो उसे दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ सकता है। इससे बच्चे का आत्मसम्मान और भविष्य के प्रदर्शन पर क्या होता है, बुरा असर पड़ सकता है। अब जैसे आपने क्या किया कि एक बच्चे पर बुद्धि परीक्षण किया कि उसका बुद्धि किस तरीके से काम करता है। अब आपने देखा कि कई लोगों के सामने उसका बुद्धि परीक्षण किया, तो इससे क्या होगा, मान लो उस बच्चे ने अपना परफॉर्मेंस क्या किया, अच्छा नहीं दिया, तो आप लोग कहोगे ना कि अरे यार क्या मूर्ख लड़का है, इसका परीक्षण कर रहे थे, ठीक है, इसको कुछ भी नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं आप 10 लोग के सामने यह बात बोलोगे तो उस बच्चे के ऊपर क्या होगा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और वो बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो जाएगा। और देखा जाए तो बच्चे का आत्मसम्मान की बात करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं, और भविष्य में जो प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ेगा तो पड़ेगा, यानी उसके भविष्य में भी क्या होगा, उसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लोग उसको चिढ़ाते रहेंगे और बच्चा अपने आप को क्या मानेगा, अपने आप को डिमोनेटाइज करें, डीमोटिवेट कर लेगा, और डीमोटिवेशन की वजह से ये क्या हो जाएगा, वो बच्चा कह सकते हो कि आगे नहीं बढ़ पाएगा और वो कहेगा कि मैं कमजोर हूँ, मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, मैं इसके लायक हूँ ही नहीं। इस तरीके का उसका माहौल बन जाएगा। यानी बुद्धि परीक्षण का निगेटिव इंपैक्ट भी क्या होता है, पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, बुद्धि परीक्षण का अगर देखा जाए तो निगेटिव इंपैक्ट भी अच्छा खासा पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए बुद्धि परीक्षण के समय आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसको 10 लोगों के सामने नहीं करना है। इसलिए साइकोलॉजिकल जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो अकेले में होता है। ठीक है, बातों को समझिएगा। अब है भेदभावपूर्ण आचरण की बात करते हैं। परीक्षण के परिणामों के आधार पर माता पिता, शिक्षक या अन्य लोग बच्चों के साथ भेदभाव कर सकते हैं। इससे बच्चे को गलत तरीके
से क्या होता है, आंका जा सकता है। बुद्धि परीक्षण से ये होता है, जैसे आप मान लीजिए मैं आपके घर आया और आपके बच्चे क्या किया, बुद्धि परीक्षण करने वाला हो, मान लीजिए आप ही का बुद्धि परीक्षण करने वाला हो। अब आप क्या हो, आपके सामने आपके माता पिता भी है, चाचा लोग भी हैं, ठीक है, भाई लोग भी हैं, और मैंने आपका बुद्धि परीक्षण किया और पता चला कि आपका बुद्धि उस लायक है ही नहीं कि आप कोई नौकरी कर सको, और मैंने बोल दिया कि नहीं, इसका बुद्धि से लायक नहीं कि कोई नौकरी कर सकता है। हर व्यक्ति को यही महसूस होता है कि वो सबसे बेस्ट है, वो अपनी ज़िंदगी में बेस्ट कर सकता है। और जब आपको कोई ये कह के चला जाएगा कि नहीं, और वो भी कौन, जो बहुत कह सकते हो सुपीरियर टाइप के व्यक्ति हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिनका कह सकते हो बोलना कहना गलत कभी नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति अगर आपको आके ये कह जाए कि कुछ नहीं कर सकता है, बहुत मुश्किल है, इसका दिमाग कमज़ोर है, उस हिसाब से नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगेगा, बुरा भी लगेगा। और आपके परिवार के सामने कह दिया तो कहीं ना कहीं आपका सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ पर क्या होगा, चोटित भी होगा, और कहीं ना कहीं आप अपने परिवार के नज़र में ही नज़र उठा के नहीं देख पाओगे। इससे क्या होगा, बच्चे पर गलत तरीके का कह सकते हैं इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसको गलत तरीके से आंका जा सकता है। फिर क्या, सामाजिक असमानता क्या होता है सोसाइटी में, इसका इम्पैक्ट देखा जाता है। अधिकांश बुद्धि परीक्षण मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय पृष्ठभूमि वाले लोगों के पक्ष में होता है। तो अधिकांश बुद्धि परीक्षण देखा जाए तो मध्यम वर्गीय यानी जो मिडिल क्लास वाले होते हैं, और उच्चतम वर्गीय मतलब जो उच्च वर्ग वाले होते हैं, ठीक है, पक्ष में होता है। इससे क्या होता है, समाज में वंचित समूहों से आने वाले बच्चों की बुद्धि को कम आंका जा सकता है। और इससे क्या होगा कि जैसे मान लो कोई ब्राह्मण समुदाय का लोग हो गया और कोई क्या हो गया, कह सकते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के समुदाय का लोग हो गया, और इसका बुद्धि परीक्षण किया गया तो पता चला कि ब्राह्मण समुदाय के जो व्यक्ति है उसका बुद्धि क्या है, काफ़ी तीव्र है, तेज है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि देखो निम्न जाति में जो आते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग जो आते हैं, इनका क्या है, बुद्धि बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब इस तरीके से उनका आंका जाएगा, और कहीं ना कहीं उन्हें बुरा लगेगा कि किस तरीके से हमें मेजर करके पूरे सोसाइटी के सामने कहा जा रहा है कि मेरा बुद्धि ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है। भैया मनोविज्ञान सीधा कहता है कि बुद्धि का विकास जो होता है वो दो तरीके से होता है। पहला जेनेटिक्स होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका कह सकते हो कालानुक्रमिक की अगर बात करें, माफ कीजिएगा, एनवायरमेंट होता है, ठीक है। तो पहला जेनेटिक्स यानी आपका माता पिता क्या पढ़े लिखे हैं, आपका माता पिता क्या तेज है, तो इस बेस में क्या होता है, बुद्धि का परीक्षण होता है, ठीक है, बुद्धि बढ़ता है। और दूसरा क्या होता है कि आप किस माहौल में रह रहे हो, किस जगह पर रह रहे हो, इससे भी आपका क्या होता है, बुद्धि, हाँ जी, इससे भी आपका क्या होता है, बुद्धि का परीक्षण आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो माहौल पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं सीमित मापदंड की बात करते हैं। बुद्धि परीक्षण केवल कुछ विशेष प्रकार की बुद्धि को मापते हैं। यह रचनात्मक व्यवहारिक ज्ञान और जीवन में क्या होता है, सफलता के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि भारत में विकसित बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का है। तो भारत में देखा जाए तो भारत में विकसित बुद्धि परीक्षणों को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहला शाब्दिक और निष्पादन हो गया, ठीक है। तो शाब्दिक बुद्धि परिभाषा परीक्षण भाषा में देखा जाए तो शब्दों के आधार पर होता है, जबकि निष्पादन परीक्षण में देखा जाए तो चित्रों और क्रियाओं के आधार पर। अरे वही जो मैंने बताया था आपको, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो भारत में जो बुद्धि विकसित बुद्धि परीक्षण है वो किस प्रकार से देखा जाता है, दो प्रकार से देखा जाता है। पहला क्या होगा, शाब्दिक हो गया, पहला क्या हो गया बच्चा मेरे, शाब्दिक हो गया, और दूसरा क्या हो गया, अशाब्दिक हो गया। उसे हम लोग क्या कहते हैं, शाब्दिक भी कह सकते हैं और कह सकते हैं निष्पादन भी कह सकते हैं, यानी जिसे हम लोग बोल करके लिख करके समझा सकते हैं, और दूसरा क्या है जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, छू करके महसूस कर सकते हैं। वही क्या होता है, बुद्धि को सही तरीके से मापा जा सकता है। अगला बात करते हैं तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण देखा जाए तो CIE शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण में देखा जाए तो उदय शंकर के द्वारा दिया गया। यह बुद्धि परीक्षण समूह में बुद्धि को मापने के लिए किया जाता है। इसमें शब्दों और भाषा पर आधारित सवाल होते हैं। तो यह बुद्धि परीक्षण किसमें माता, समूह में बुद्धि को मापने के लिए, यानी एक ग्रुप हो गया और उस पूरे ग्रुप की बुद्धि को मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, माफ कीजिएगा, CIE शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो सामूहिक बुद्धि को मेजर करने के लिए CIE का उपयोग किया जाता है। फिर देखा जाए आगे तो सामान्य मानसिक योग्यता का समूह परीक्षण क्या है, यानी ऐसे जो लोटा द्वारा देखा जाए तो इस परीक्षण में भी समूह के लोगों की बुद्धि को क्या कहता है, मापा जाता है। इसमें सामान्य ज्ञान और तार्किक सवाल होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि सामान्य मानसिक योग्यता की बात करते हैं। सामान्य मानसिक योग्यता का मतलब हो गया रीजनिंग, यानी ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो साइकोलॉजिस्ट ज्यादातर क्या होता है, इसी का यूज करते हैं, रीजनिंग वाले फंक्शन का यूज करते हैं। और यही रीजनिंग वाला फंक्शन ही क्या होता है, साइंटिस्ट वाले माइंड को भी क्या करता है, रीड करता है। यानी एक मनोवैज्ञानिक ही है जो कह सकते हो कि किसका दिमाग वैज्ञानिक जैसा हो सकता है, ये क्या करता है, डिसाइड करता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें बिल्कुल मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बात किसने दिया था, एस जलोटा द्वारा दिया गया। तो इसमें कहा गया कि इस परीक्षण में भी समूह के लोगों को बुद्धि मापा जाता है। इसमें सामान्य ज्ञान और तार्किक क्या होता है, सवाल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं समूह बुद्धि परीक्षण प्रयाग मेहता द्वारा। तो यह परीक्षण भी समूह में बुद्धि को क्या करता है, मापता है। यह परीक्षण भी क्या करता है, समूह में बुद्धि को मापता है। इसमें विभिन्न प्रकार के सवाल होते हैं जो व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को क्या करता है, जांचता है।
इसमें विभिन्न प्रकार का क्या होता है, सवाल होता है जो व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता क्या करता है, जांचता है। अब बात करते हैं बिहार टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं। क्या होता है बिहार टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस? तो देखा जाए यह परीक्षण बिहार के छात्रों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। इसमें स्थानीय भाषा और संदर्भों का क्या होता है, ध्यान रखा जाता है। तो बिहार टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें, भैया अगर बिहार बोर्ड के बच्चे पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हो सकता है। तो इसमें देखा यह परीक्षण बिहार के छात्रों के लिए क्या होता है, विशेष रूप से बनाया गया, और इसमें स्थानीय भाषा और संदर्भों क्या होता है, ध्यान रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें स्थानीय भाषा और संदर्भों क्या होता है, बिल्कुल सटीक तरीके से ध्यान रखा जाता है। ठीक है, बातें समझ में आ रहा है? चलिए फिर देखा जाए समूह बुद्धि परीक्षण में देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक ब्यूरो इलाहाबाद द्वारा, यह भी एक क्या था, समूह बुद्धि परीक्षण था जो इलाहाबाद के मनोवैज्ञानिक ब्यूरो द्वारा क्या किया गया, विकसित किया गया। यानी बुद्धि का परीक्षण कहाँ किस तरीके से किया जा रहा है ये यहाँ पर बताया जा रहा है। इलाहाबाद में किस तरीके से किया गया, बिहार में किस तरीके से किया गया। फिर बात करते हैं स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का भारतीय अनुकूलन की बात करते हैं, यानी एस के कुलश्रेष्ठ द्वारा। यह एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण का भारतीय संस्करण है जिसे कह सकते हो कि एस के कुलश्रेष्ठ के अनुकूलन के द्वारा क्या किया गया। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपको कम से कम मनोवैज्ञानिक तरीके से जो बुद्धि परीक्षण किया जा रहा है उसके एक एक फंक्शन को भी क्या करना है, यहाँ पर मेंशन करना है, याद रखना है। ये सब चीज़ें ऐसे होते हैं जिसको रटा जाता है, ये सब चीज़ें ऐसे होते हैं जिसको रटा जाता है। दो चार थियरी ऐसे हैं जो रटे जाते हैं, बातों की सारे के सारे चीज़ समझे जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना, अभिप्रेरण का मतलब क्या होता है, ठीक है, पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये संवेग का मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीजें समझने वाली चीजें, लेकिन इन लोगों का जो थ्योरी होता है ये थोड़ा सा रटने वाला चीज होता है। फिर बात करते हैं कि सामान्य मानसिक योग्यता, यानी कह सकते हैं परीक्षण में देखा जाए तो क्या होता है कि यह हिंदी भाषा में एक सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण है जो MC जोशी द्वारा क्या किया गया, विकसित किया गया। अब बात करते हैं निष्पादन बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं। क्या होता है निष्पादन बुद्धि परीक्षण, यानी परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट। तो CIE के अनुसार अगर देखा जाए, जैसा कि मैंने बताया था, CIE ने अशाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण किया, और अशाब्दिक का मतलब यही होता है कि आप बिना कुछ बोले देखकर और छू कर क्या कर सकते हो, महसूस करते हो कि सामने वाला चीज क्या है और कहना क्या चाहता है। तो इसमें देखा यह परीक्षण गैर शाब्दिक यानी शब्दों के बजाय चित्रों और संकेतों पर आधारित होता है। अगर जहां कहीं भी लिखा रहेगा अशाब्दिक लिखा रहेगा तो यह क्या है, लिखित को छोड़कर ये क्या होता है, गैर शाब्दिक, यानी कोई भी लिखा हुआ चीज नहीं रहेगा बल्कि चित्र रहेगा। ठीक है, बल्कि क्या रहेगा, कह सकते हो कि चित्र और संकेत रहेगा, इंडिकेटर रहेगा। जैसे मैंने कहा ना, मैं इस मार्कर को पकड़ता हूँ तो ये मुझे इंडिकेट करा कि ये क्या है, मार्कर है। ठीक है, निष्पादन परीक्षण की अगर बात किया जाए भाटिया द्वारा, तो इसमें कई प्रकार के कार्य शामिल होते हैं जिन्हें करके व्यक्ति की बुद्धि मापी जा सकती है। जैसे इसमें देखा जाए तो ड्रॉ एंड मैन परीक्षण में देखते हैं तो इसमें व्यक्ति को एक आदमी का चित्र बनाना होता है और इस चित्र के आधार पर उसकी बौद्धिक क्षमता का भी क्या किया था, आकलन किया था। तो जब पूछेगा ड्रॉ अ मैन, तो ड्रॉ का मतलब ड्राइंग बनाना, अ मैन और एक आदमी का, तो ड्रॉ अ मैन परीक्षण में देखा जाए तो इसमें क्या होता है, ये किसने दिया था, तो प्रमिला पाठक द्वारा दिया गया। तो इसमें क्या होगा कि इसमें एक व्यक्ति का चित्र बनाया जाता है और इस चित्र के माध्यम से अगर देखा जाए तो उसकी बौद्धिक क्षमता का आकलन किया जाता है। फिर क्या है, वेशेश्वर, ठीक है, एडल्ट, ठीक है, वेश्वर एडल्ट परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट द्वारा अगर देखा जाए, R रामलिंग स्वामी के द्वारा देखा जाए, साउथ की बात करते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण का भारतीय संस्करण है जिसमें कह सकते हैं वयस्कों की निष्पादन बुद्धि को क्या किया जाता है, मापा जाता है। यानी वयस्कों, वयस्क का मतलब जो 18+ हो चुके हैं, एडल्ट हो चुके हैं, उनकी हम लोग बात करते हैं। इसमें वयस्कों की बुद्धि परीक्षण को मेजर किया जाता है। तो बुद्धि परीक्षण हर व्यक्ति का अलग अलग तरीके से क्या होता है, मेजर किया जाता है, हर जगह अलग तरीके से होता है। बच्चों का किस तरीके से किया था, वयस्क किस तरीके से किया था, प्रौढ़ावस्था में जो व्यक्ति आ चुके हैं उसका किस तरीके से किया था, इन सभी पर क्या होता है, एक मेजर देखा जाए तो ध्यान दिया जाता है। अब बात करते हैं आधुनिक युग में प्रयुक्त बुद्धि परीक्षण क्या होता है। तो आधुनिक युग की बात करते हैं अलेक्जेंडर का पास एलॉग परीक्षण, अलेक्जेंडर का क्या हो गया, पास एलॉग परीक्षण। तो इसमें देखा जाए विकास, अगर इसकी बात करें, डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 1932 में हुआ। उम्र समूह की बात करते हैं 7 से 18 वर्ष हो गया। ठीक है, प्रक्रिया लकड़ी के बने 4 ट्रे होते हैं, 2 लाल और 2 नीले किनारे होते हैं और लकड़ी के टुकड़े इसमें रखे जाते हैं। लक्ष्य आकृतियों को बनाने की दक्षता मापन, यानी इसमें आकृति बनाने के लिए दिया जाता है। जैसे आप लोग जब NDA पास करके जाओगे ना तो उसमें SSB होता है। SSB में क्या होता है कि आपको 7 से 8 लकड़ी दे दिया जाएगा और आपको क्या करना रहेगा, उस लकड़ी का एक फिक्स समय दिया जाएगा, उसमें ब्रिज बनाना रहेगा। किस तरीके से ब्रिज, अगर वो ब्रिज सक्सेसफुल नहीं रहा तो आप क्या होगे, आप कहीं ना कहीं फेल्यूअर कहलाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान देना। तो इसमें वही होता है कि आपको 2 लाल और 2 नीले किनारे दे दिए जाएंगे, गुटके दे दिए जाएंगे और आकृति को बनाने का लक्ष्य रहेगा। तो वयस्क बुद्धि परीक्षण देखा जाए तो 1955 में विकसित हुआ। ये 1955 कौन सा डेट है, जब कह सकते हो SBI बैंक का स्थापना हुआ, यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जब SBI में बदला गया। ठीक है,
उम्र देखा जाए तो 16 से 64 वर्ष तक के बच्चों ये लोगों पर क्या किया जा सकता है। प्रक्रिया देखा जाए तो शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि यानी कौशल और अंगगणित का मापन हो गया। लक्ष्य देखा तो व्यक्तिगत विकास का मतलब हो गया पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया। शिक्षा और कार्य क्षमता का अध्ययन हो गया यानी एजुकेशन हो गया, और उसके स्किल्स के अध्ययन की हम लोग बात करते हैं। इसमें इन्हीं दोनों को क्या क्या रखा जाता है। फिर देखा था तो जटोला टंडन बुद्धि परीक्षण क्या है, तो 1952 में लाया गया, और इस प्रक्रिया में देखा जाए तो 100 प्रश्न दिया था, 25 मिनट में पूरा करने का क्वेश्चन ये टारगेट होता था। विभाजन देखा 9 प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिसमें गणित होता है, अंक सीरीज होता है, विपरीत शब्द होता है, निर्देशन पालन होता है, पर्यायवाची शब्द होता है, सर्वोत्तम उत्तर होता है, वर्गीकरण होता है, साधारण तर्क होता है और तुलनात्मक प्रश्न होता है। ये सारी चीज दिया, यानी कुल मिलाकर यूपीएससी का सारा क्वेश्चन रहता है। यूपीएससी भी इसी तरीके से बिल्कुल प्री का देता है। प्री में जो आपका एक सीसेट हो गया और एक जीएस का पेपर हो गया, ये कुल मिलाओगे तो ये 9 टाइप का ही क्वेश्चन उसमें आएगा। किसमें? यूपीएससी में भी देखने को मिलता है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते। देखते नहीं उसमें क्या था, गणितीय निर्देशांक होता है यानी मैथमेटिक्स टाइप का रहेगा, अंक सीरीज रहेगा यानी सीरीज वाले नंबर से भी रहेगा, ठीक है, विपरीत शब्द रहेगा, ठीक है, और उसमें देखा निर्देशन पालन हो गया यानी जो शब्द बोल रहा है उस शब्द का पहली को समझना हो गया, पर्यायवाची शब्द से संबंधित रहेगा, और सर्वोत्तम उत्तर यानी परफेक्ट आंसर देने की बात करता है, यानी कौन सा परफेक्ट आंसर होगा ये भी उसे पूछ लेता है। वर्गीकरण हो गया, साधारण तर्क हो गया और तुलनात्मक प्रश्न हो गया। लक्ष्य अगर देखा जाए तो विभिन्न बुद्धिमत्ता पहलुओं को मापना होता है, और जितने टाइप के यानी जितने विभिन्न बुद्धिमत्ता पहलू का मतलब हो गया डिफरेंट टाइप के जो माइंड को रीड करने वाले जो फंक्शन होते हैं उसको क्या होता है, मेजर करना होता है। फिर क्या है, कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण क्या होता है, तो प्रक्रिया क्या है, लकड़ी की कई घनाकार गुटके होते हैं, इसमें दिए गए समय में गुटकों को क्या क्या होता है, गुटकों को डिजाइन बनाना होता है। तो एक डिजाइन दे दिया जाएगा कि इस डिजाइन का आपको बनाना है, और घनाकार का मतलब हो गया एक कह सकते हो कि घन के आकार का एक गुटका रहता है, तो उसमें डिजाइन दिया गया बनाना रहता है। अन्य महत्वपूर्ण प्रयास की अगर बात किया जाए तो इसमें देखा जाए तो एमएस मोहसिन हो गए, जिन्होंने क्या किया, हिंदी में बुद्धि परीक्षण का विकास किया, ठीक है। सीएच राइस हो गए, विनय के बुद्धि परीक्षण का पंजाबी और उर्दू में क्या क्या मान्यकरण किया, ठीक है। फिर कौन हो गया, महला नोविस हो गए, विनय के परीक्षण का बंगाली में मान्यकरण किया, और लॉन्ग एंड मेहता हो गया, यानी भारत की अलग अलग भाषाओं में 103 बुद्धि परीक्षणों की सूची बनाया। यानी इन सभी ने क्या किया, बुद्धि को अपने तरीके से अलग अलग तरीके से क्या क्या डिवाइड किया, उसका हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब में उनका क्या क्या ट्रांसलेशन करते हुए चले गए। अब बात करते हैं संस्कृति और बुद्धि का संबंध क्या होता है। संस्कृति क्या होता है, देखो प्यारे बच्चों, ये जो संस्कृति वर्ड है ना, ये कल्चर वर्ड की अगर बात करें ना, तो ये आपको पूरे मनोविज्ञान में मिलने वाला है। यानी यही कल्चर क्या है, आपके सोसाइटी को बनाने का काम करेगा। इसी कल्चर के लिए लोग क्या करता है, दंगा करता है, फसाद करता है, मारकाट करता है, सब कुछ करता है, लेकिन एक्चुअली में ये कल्चर है क्या। तो आइए कल्चर को समझते हैं क्या होता है। संस्कृति हमारे जीवन का तरीके हो गए। संस्कृति क्या हो गया, हमारे जीवन के तरीके हो गए। जैसे हमने क्या किया, ये टी शर्ट पहना है, अब पढ़ाते वक्त पता चला कि हम ये टी शर्ट निकाल लिए हैं और टी शर्ट निकाल के हम पढ़ाना शुरू किए, ये भी गलत बात है। भाई एक कल्चर होता है ना, हर जगह का एक कल्चर होता है। लोग कहते हैं कि छोटे कपड़े पहने तो इसमें क्या बुराई है, भाई छोटे कपड़े पहनो कोई इशू नहीं है, लेकिन हर जगह पहनने का एक तरीका दिया गया है, ठीक है। हाँ, कल्चर और सभ्यता की बात करते हैं, हर जगह पहनने का तरीका। अब मंदिर अभद्र कपड़ा पहन के चलो, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो हर जगह एक तरीका होता है। लोग कहते हैं कि खैर इसमें डिबेट ही क्या करना, ठीक है। मूर्खता भरे लोग, कुछ मूर्ख लोग भी पाए जाते हैं जिनको बोल दिया जाए तो ज़्यादा बुरा लग जाता है। तो हर जगह कपड़े पहनने का एक तरीका होता है। हम जब भी बाथरूम में नहाने जाते हैं तो कपड़े पहन के नहीं नहाते हैं भाई, ठीक है। तो जहाँ पर कपड़े हमें उतारने हैं वहाँ पे हम उतारेंगे, जहाँ पे हमें पूरे कपड़े पहनने हैं वहाँ हम पहनेंगे। ये हमारे संस्कृति को दिखाता है, ठीक है। लोग कहते हैं कि ये नियत ही आपकी गंदी है, ये है वो है। तो नियत गंदी रहेगा तो भैया नियत गंदी मैटर ही नहीं करता है। आप बिना कपड़ों घूमेंगे तो कोई भी देखेगा, ऐसा तो है कि कोई अपना नजर घुमा लेगा। और जब आपको देख रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, बुरा नहीं लगना चाहिए ना। अगर इंसान सुंदर है तो उसकी सुंदरता की तारीफ करनी चाहिए, उसे देखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीजें लोगों का कुछ नहीं जाता है, जाहिर सी बात है, लोगों का कुछ नहीं जाता है। बस अर्थ फर्क इतना है कि हम जिस संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, जिस कल्चर सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं, उसे नुकसान नहीं होना चाहिए। बातें समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये कि संस्कृति हमारे जीवन के तरीके हो गए, परंपरा हो गए, वैल्यू की बात करते हैं, और विश्वासों क्या होता है, एक समूह होता है। हम उस वैल्यू को नहीं बिगाड़ सकते हैं, हम उस कह सकते हैं विश्वासों को नहीं गिरा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। यह हमारे दैनिक जीवन के सभी पहलुओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे कि हमारा खाना हो गया, पहनावा हो गया, भाषा हो गया और सामाजिक नियम हो गया। और अगर आप एक अच्छे संस्कृति वाले समाज से बिलोंग करते हो तो आपका खाना पीना पहनावा ये सारा चीज़ मैटर करता है। जैसे होता ना कि आप पब्लिकली सिगरेट नहीं पी सकते हो, भाई सिगरेट पीने से नुकसान क्या होता है, क्योंकि अरे हम सिगरेट पी रहे हैं, मेरा पैसा, मेरे बाप का पैसा है। भैया आपका कोई नुकसान नहीं है, आपको जो नुकसान हो रहा है तो वो हो ही रहा है, लेकिन आपने जो धुआं फूक रहे हो ना, वो धुआं जिसके नाक में जा रहा है वो उसको भी नुकसान कर रहा है, और हमें नुकसान करेगा। जो चीज़ हमें पसंद नहीं है तुम्हारी वजह से होगा तो हम तुमको तो आगे तोड़ेंगे, वहीं पर बढ़िया सा तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसी का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, तो संस्कृति बिगड़ सकता है। तो भाषा हो गया, सामाजिक नियम हो गया। अब भाषा का भी मतलब देखा जाए तो भाषा भी ये नहीं कि बेसुरा भाषा बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। आपसे अगर कोई प्यार से बात करता है, अभी प्यार से बात करो उससे, ठीक है।
बुद्धि क्या है? तो बुद्धि एक व्यक्ति के सोचने समझने और सीखने की क्षमता को दिखाता है कि वो किस तरीके से समस्याओं का समाधान करता है, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व करने की क्षमता रखता है, ठीक है। और तर्क, स्मृति वगैरह वगैरह, रचनात्मक हो गया, ये इन सब में शामिल होता है। संस्कृति और बुद्धि का प्रभाव देखा जाए तो परिवेश और अनुभव, परिवेश यानी आपका सोसाइटी हो गया, और अनुभव यानी आपका एक्सपीरियंस हो गया। तो देखा जाए हमारी बुद्धि का विकास हमारे परिवेश और अनुभव से होता है। सही बात है, हमारे बुद्धि का विकास हमारे परिवेश, परिवेश का मतलब क्या होगा, पर्यावरण की बात हो गया, इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। परिवेश का मतलब क्या होता है, जो एक नगर, एक निकाय क्या है, चारों तरफ से घिरा है, जहां पर एक संस्कृति है, एक परंपरा है और एक भाषा बोली जा रही है, वही क्या होता है, परिवेश होता है। तो इसी परिवेश की अगर बात किया जाए तो अगर देखा जाए हमारी बुद्धि का विकास हमारे परिवेश और अनुभव से होता है। सही, जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस जाता है तो आपका बुद्धि का विकास क्या होगा, एक प्रॉपर तरीके से और एक कह सकते हो कि सुदृढ़ तरीके से आपका ये होगा ही होगा, ठीक है। चलिए, बातें समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? हाँ जी, बातें समझ में आ रहा है, ऑल क्लियर है? ठीक है, चलिए, ऑल क्लियर है। चलो, तो जैसे देखा जाए अगर एक बच्चा ऐसी संस्कृति में बड़ा होता है जहाँ पढ़ाई लिखाई का महत्व दिया जाता है तो उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास अच्छा होता है। जैसे मान लो एक ब्राह्मण समुदाय का बेटा है, ब्राह्मण समुदाय की बात छोड़ दो, दो लड़कों को मैंने क्या किया, मान लो किडनैप किया। अब एक लड़का क्या किया, ब्राह्मण के पुरोहित के घर में जाकर छोड़ दिया, और एक लड़का को चोर बदमाश के घर में छोड़ दिया। ठीक, मैं 20 साल बाद आऊंगा उन दोनों बच्चों को देखने के लिए। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकली करूंगा। जब मैं 20 साल बाद आया और जब पुरोहित के घर गया तो मैंने उस बच्चे को देखा, तो वो बच्चा कैसा हो चुका है, पुरोहित के जैसा हो चुका है, मंत्र उच्चारण करा रहा है, अच्छा ज्ञान दे रहा है और सदाचार की बातें सिखा रहा है। और चोर वाले के यहाँ जब गया तो मस्त सर खुजा रहा है, और मैं जब बात करने गया तो पता चला मेरा मोबाइल गायब है, वॉलेट गायब है। यानी वो चोर, मतलब कुल मिलाकर आपका जैसा माहौल रहेगा आप वैसे ही बनोगे, आपका बुद्धि का विकास बिल्कुल वैसा ही होगा। इसलिए पिताजी लोग कहते हैं ना कि बेटा पीछे वाले बेंच में मत बैठना। पीछे क्या होता है, चोर उचर के बदमाश टाइप के बच्चे बैठते हैं। फ्रंट पे बैठना, फ्रंट पे क्या होता है, टीचर का ध्यान रहेगा और आप पढ़ाई पर भी क्या करोगे, ध्यान दोगे। तो यहाँ पे वही कहा गया कि अगर एक बच्चा ऐसी संस्कृति में बड़ा होता है जहाँ पढ़ाई लिखाई को महत्व दिया जाता है तो उसकी बौद्धिक क्षमताओं का क्या होता है, विकास अच्छा होता है। अब बात करते हैं भाषा और संचार की बात करते हैं। तो भाषा संस्कृति का क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाषा देखा जाए तो संस्कृति क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न भाषाएं होती हैं। जाहिर सी बात है कि डिफरेंट कल्चर में क्या होता है, डिफरेंट लैंग्वेज भी होते हैं। तो अगर आपकी संस्कृतियां अलग अलग हैं तो आपकी भाषाएं भी क्या होंगी, अलग। जैसे साउथ इंडिया में देखते हो लुंगी वगैरह पहनते हैं, चंदन टीका लगाते हैं, और वहाँ का मंदिर का बनावट बनावट भी देखते हो द्रविड़ शैली टाइप का जो रहता है। तो यानी वहाँ का कल्चर अलग है तो वहाँ का भाषा भी अलग है। और देखते हो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब भाषा वहाँ क्या करते हैं, ये लोग बोला करते हैं। यानी कह सकते हो कि संस्कृति के आधार पे आपकी भाषाएं चेंज हो सकती हैं। बातें समझ में आ रहा है? तो जिसका संस्कृति जैसा है वो उसी हिसाब से क्या करता है, भाषा ही बोलता है। फिर बात करते हैं भाषा हमारे सोचने के तरीकों को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। जाहिर सी बात है कि भाषा हमारे सोचने के तरीकों को भी क्या करता है, प्रभावित कर सकता है, इफेक्ट डाल सकता है। अब बात करते हैं शिक्षा और मूल्य क्या होता है, यानी एजुकेशन और वैल्यू क्या होता है। क्या होता है एजुकेशन और वैल्यू? तो एजुकेशन की बात करें, जो चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ आप हमसे सीख रहे हो, हमें समाज में बोलना लिखना ये सब आ गया, तो ये शिक्षा हो गया। वैल्यू की बात करें तो हमारा अपना खुद का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। जैसे मैं कहता हूँ मेरा वैल्यू है भाई, यहाँ पर थोड़ा तमीज से बात करो, तमीज से बात नहीं करोगे तो हो सकता है हम तुम्हें पनिशमेंट दे सकते हैं। तो वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपका उसी सोसाइटी में क्या है, एक मान और सम्मान है। तो जो आपका मान सम्मान है, जो आपका रिस्पेक्ट है, वही आपका क्या है, वही आपका वैल्यू है। तो शिक्षा और मूल्यों का महत्व हर संस्कृति में क्या होता है, अलग अलग होता है। कुछ संस्कृतियों में तर्क और विज्ञान को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि अन्य में कला और साहित्य को दिया जाता है। जबकि अन्य में क्या होता है, कला को और साहित्य को दिया जाता है। यह बुद्धि के विकास को भी क्या करता है, प्रभावित करने का काम करता है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका जो एजुकेशन हो गया, आपका जो क्या हो गया, लॉजिक हो गया, यानी कह सकते हो लॉजिक की बात नहीं, तर्क की बात करता है, और आपका वैल्यू हो गया, ये कहीं ना कहीं क्या करता है, यह बुद्धि के विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। भारतीय परंपरा में देखा जाए बुद्धि को, अगर देखा जाए भारतीय परंपरा, देखो भारतीय परंपरा का बुद्धि का अलग कहानी है, एकदम डिफरेंट टाइप का कहानी है। यहाँ आज भी सभी धर्म के लोग अपने अंदर जातिवाद का गेम खेलते हैं। सोचो दूसरा देश जो है जैसे कोरिया वगैरह हो गया, वहां पर कोई जातिवाद वगैरह ये सब नहीं है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पे धर्म से विवाद तो रहा ही है, और साथ ही साथ हर धर्म में ऊंच नीच का भी फासला आ गया है। जैसे हिंदू धर्म में देखते होगे तो ऊंच नीच का फासला है। कोई निम्न जाति का, जैसे शेड्यूल ट्राइब के लोग हो गए तो उसको सब हे दृष्टि से देखते हैं। उच्च जाति का तो वो उसको उच्च दृष्टि, मतलब समझ रहे हो कि जाति को लेकर गजब, मतलब इंसान के दिमाग में दिमाग नहीं, वहां भूसा भर चुका है। रीजन इसलिए क्योंकि उसने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो किताबी पढ़ाई को छोड़ ही दो, वो सिर्फ और सिर्फ पास होने का काम किए हैं। मतलब उन्हें लगता है कि हमने नंबर पा लिया तो हम क्या हुए, एजुकेटेड। नहीं, एजुकेटेड ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। ये लोग निरामूर्ख होते बल्कि काले नाक से भी खतरनाक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनको सही ज्ञान का
तर्क ही नहीं पता है। ये उन धर्म ग्रंथों को फॉलो करते हैं जिसमें अपने समय में अपने भाषा के अनुसार अपने सिचुएशन के अनुसार सब कुछ लिख दिया गया, ये उन्हें फॉलो करते हैं। अरे आपका जो समय चल रहा है आप उस समय के अनुसार चलो, अपने आप की समस्या को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करो। सोसाइटी आपका क्या कर रहा नहीं कर रहा आप उस चीज को बिल्कुल भी ध्यान मत दो, ठीक है। अभी आप भूखे रहोगे रात को तो क्या लगता है सोसाइटी आपसे खाना पूछने आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आपके घर में क्या हो रहा है, आपके घर में क्लेश हो रहा है, दुख हो रहा है, सोसाइटी खुश होगा? ऐसे सोसाइटी के लिए क्यों जीना भाई? तो बातें समझ ऐसे नहीं कि सोसाइटी साथ नहीं देता, सोसाइटी साथ देता है, बट कब देगा? जब आप सक्सेसफुल रहोगे तभी वो सोसाइटी साथ देगा, अदरवाइज किसी को आपसे कोई मतलब नहीं है, आप मरो जियो कोई वास्ता नहीं होता। तो यहाँ पर वही है कि भारतीय परंपरा में बुद्धि देखा जाए तो भारतीय परंपरा में बुद्धि को अलग अलग तरीकों से समझा जाता है। जैसे इसे हम चार मुख्य भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला संज्ञानात्मक क्षमता हो गया यानी कॉग्निटिव कैपेसिटी, यह आपकी सोचने समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता को दिखाता है। कौन सा? संज्ञानात्मक देखा जाए, ये संज्ञानात्मक क्षमता हर जगह आपको मिलेगा। तो संज्ञानात्मक क्या होता है कि आपको सोचने समझने, ठीक है, ये आपको सोचने समझने और समस्या को हल करने की क्षमता को दिखाएगा। इसमें संवेदनशीलता हो गया, संवेदनशीलता का मतलब होता है हम बहुत सेंसिटिव हो गए, ठीक हो गए। फिर समझ की बात करते हैं यानी अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। विभेदन क्षमता की बात करते हैं यानी आप डिफरेंसेस किस तरीके से निकालते हो, ठीक है। और अच्छे संवाद की योग्यता भी इसमें क्या होता है? शामिल होता है। सामाजिक क्षमता की अगर बात किया तो यह आपकी समाज में दूसरों के साथ क्या होता है, कैसा व्यवहार है, इसे मेजर करता है। आपका समाज में दूसरों के साथ कैसा व्यवहार है ये उसको मेजर करता है। इसमें दूसरों के प्रति क्या होता है? सम्मान, छोटे बड़े सभी के प्रति जिम्मेदारी और दूसरों की क्या होता है? चिंता शामिल होता है। फिर संवेगी की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं। इमोशंस का मतलब समझते हो कि इमोशनली इंसान सबसे ज्यादा डैमेज होता है, ठीक है। फीलिंग्स तो बदल जाया करती हैं, फीलिंग्स हमेशा बदल जाया करता है, लेकिन जो इमोशन से कनेक्ट होता है वो पागल हो जाता है, वो बिल्कुल बदल नहीं पाता है। यह आपकी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता को दिखाता है, जैसे कि ईमानदारी हो गया, शिष्टता हो गया, अच्छा आचरण हो गया और आत्ममूल्यांकन शामिल हो गया। यानी अगर आप ईमानदार हो, आपके अंदर शिष्टाचार है, आप अच्छे इंसान हो, तो ये आपके इमोशंस को दिखाता है कि आप वाकई में बहुत ही इमोशनली पर्सनालिटी हो सकते हो। तो ये ईमानदारी होना, ठीक है, शिष्टता और अच्छा आचरण और आत्ममूल्यांकन, यही एक व्यक्ति के पर्सनालिटी को डेवलप करता है। जिस व्यक्ति के अंदर इमोशंस होते हैं वो व्यक्ति कह सकते हो कि दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में से एक होता है। आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको समाज खुद दिखा देगा कि देखो ये व्यक्ति ऐसा है। अब बात करते हैं उद्यमी क्षमता की, बात करते हैं यानी एंटरप्रेन्योरियल, ठीक है, कॉम्पिटेंस की बात करते हैं। इसमें क्या था? यह आपकी मेहनत करने की क्षमता हो गया। एंटरप्रेन्योर होता है ना कि ठेला लिया, पानी पूरी खोला, फुचका वगैरह लगाया, चाट वगैरह बेचना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या होता है? ये आपकी मेहनत करने, धैर्य रखने और लक्ष्य की ओर काम करने की क्षमता को दिखाता है। इसमें प्रतिबद्धता हो गया, परिश्रम हो गया, सतर्कता शामिल होता है। यानी हम क्या मेहनत करते हैं, हम किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। हम हमारा सतर्कता यानी हम किसी काम को करते हैं तो किस तरीके से सतर्क रहते हैं यानी सावधान रहते हैं, ये इन सभी को दिखाता है। अब बात करते हैं सांवेगिक बुद्धि क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो सांवेगिक बुद्धि में देखा जाए तो आपके भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता क्या करता है? यह दर्शाता है। अन्य लोगों के साथ यह बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है और आपकी खुद की भावनाओं को क्या करता है? सही तरीके से प्रबंधित करने की क्षमता को क्या करता है? ये बढ़ाने का काम करता है। यानी इमोशनली की अगर बात किया जाए तो आप अपने इमोशन से क्या करते हो? दूसरे व्यक्ति को समझने की कोशिश करते हो, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हो। जिस व्यक्ति के पास इमोशंस होते हैं वो दूसरे के इमोशंस को अच्छे से समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे इमोशंस को समझ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति भी क्या है? इमोशनली देखा जाए तो सबसे कनेक्ट रहता है, ठीक है। संवेगी बुद्धि के देखा जाए तो दो प्रकार है, पहला भावनाओं की समझ और दूसरा भावनाओं पर नियंत्रण। तो भावनाओं की समझ का मतलब ये हो गया कि हम तुम्हारे इमोशंस को समझते हैं, मतलब खुद की और दूसरों की भावनाओं को पहचानना और समझने की क्षमता होता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की निराशा को देखकर समझना कि वो परेशान क्यों है। ऐसे मेरा एक रूम पार्टनर था इलाहाबाद में, मैं नाम नहीं लूंगा ना तो कहेगा देखो यार हमको बेइज्जती कर रहा है। तो हम लोग पढ़ रहे थे, अपना सिविल सर्विस की हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो पढ़ रहे थे तो वो एक अचानक क्या हुआ, दोपहर में वो गया और अचानक छत पे से आया और रोना शुरू कर दिया, खूब रो रहा है। अब क्या हो गया यार, अचानक से रोने लगा। मुझे लगा कहीं इसके घर में कोई होता नहीं कि कोई घटना तो नहीं घट गया। तो मेरा किराएदार आया, ऊपर उठ के आया, किराएदार कह रहा है कि उसका चेहरा देखा और कह रहा कि अरे 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 लड़की का मामला लग रहा है। मतलब समझो कि वो बंदा इसके इमोशंस को समझ गया कि लड़की का मामला लग रहा है। और जब हम देखे उसका मोबाइल खोले तो देखिए लास्ट टाइम उसका ब्रेकअप हो चुका है। हम कह अरे यार हम नहीं समझ पाया और वो बंदा आया, मेरा मकान मालिक समझ गया। तो मैंने मकान मालिक से पूछा भैया आप समझ कैसे गए? ये मेरे साथ 2-3 साल से रह रहा है, 4 साल से, हम नहीं समझ पाया, आप कैसे समझ गए? मुश्किल से 10 से 15 दिन हुआ, आप समझ कैसे गए? तो कहा कि अरे भैया इमोशनली हम भी कनेक्ट थे और हमारे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार, तो हम भी बहुत रोए थे। हम कहा अच्छा ये बात है भाई, मेरे साथ ऐसा कांड हुआ नहीं था, ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं नहीं समझ पाया। लेकिन मकान मालिक समझा क्योंकि उसके साथ भी ये चीज़ हो चुका था, इसलिए वो बताया कि लड़की का चक्कर है इसलिए रो रहा है। तो यही चीज़ होता है कि इमोशनली की अगर बात किया जाए, अगर आपके पास इमोशंस है, आपके साथ वैसी घटनाएं घटी हैं और किसी को देखते हुए वो उदास है, नाराज है, बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है
कि उसके साथ कुछ अनिष्ट हुआ है, गलत हुआ है, तो यहाँ पर वो उसको समझाएगा कि इससे बचने का तरीका क्या है। तो एक इमोशंस से भरा हुआ व्यक्ति क्या करता है, दूसरे के इमोशंस को समझ सकता है। अब होता है भावनाओं का नियंत्रण, किस तरीके से आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हो। कभी होता है ना कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेते हो। अब जैसे वो आपको छोड़ के चली गई, अब जैसे आपको वो छोड़ के चली जाएगी तो आप क्या करोगे, छोड़ यार, चली गई तो चली गई, उसने क्या किया, अच्छा इंसान खो दिया, और आप अपनी ज़िंदगी में लग जाओगे। तो इतना खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और इस तरह का सेक्रीफाइस करना खुद खुद को, ये बहुत ही टफ वाला काम होता है। ठीक है, तो ध्यान देना। तो अपने भावनाओं को सही तरीके से प्रबंधित करने की क्षमता, ताकि वे आपको व्यवहार प्रभावित ना कर सके। उदाहरण के, गुस्से में आकर असभ्य टिप्पणी करने के बजाय शांति से बातचीत करना, यानी गुस्से में आकर के गाली देने की बजाय या उसको बदनाम करने के बजाय शांति से बात करना और मैटर को क्लोज करना हो गया। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर आपके साथ कभी ऐसा इमोशनली गेम खेला जाता है, आपको इस तरीके से हार्ट ब्रेक किया जाता है, तो आप अपने आप को खुद को काम में इतना बिजी कर लेना कि सोचने के लिए फुर्सत ना मिल पाए। तो एक बिजनेसमैन जो होता है उसके पास ये सब सोचने के लिए फुर्सत बिल्कुल भी नहीं होता है। अब बात करते हैं स्वयं का मूल्यांकन करना। ठीक है, हम किसकी बात करते हैं, स्वयं का मूल्यांकन करना। तो अपनी भावनाओं और व्यवहारों को सही तरीके से क्या करना, समीक्षा करना, यानी सही तरीके से अपने भावनाओं को, यानी अपने इमोशंस को और अपने बिहेवियर को सही तरीके से क्या करना, आकलन करना, मेजर करना है। ठीक है, अपनी उदाहरण के देखा, अपनी कमजोरी को पहचानना और उन्हें सुधारने की कोशिश करना। तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी कमजोरी को पहचानो, आपके अंदर कमजोरी क्या है, और आपको पता है कि आपकी कमजोरी ये है, फिर भी आप उसे सुधार नहीं रहे, तो आप मूर्ख हो, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए हमेशा इंसान को अपनी कमजोरी को क्या करना चाहिए, पहचानना चाहिए और उसे सुधारना चाहिए। अगर वो अपनी कमजोरी को नहीं पहचान पा रहा तो अपने परिवार से पूछे कि मम्मी पापा क्या मेरे अंदर कोई कमी है, बताओ, हम उसको सुधारना चाहते हैं। या अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछो क्या मेरे अंदर कोई कमी है, हम उसे सुधारना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होगा, आपको सुधारने का और आपको आगे बढ़ने का क्या देगा, मौका देगा, अगर आप उसे सुधारते हो तो। फिर क्या है, सामाजिक कौशल की बात करते हैं, यानी कह सकते हैं सोशल स्किल्स की बात। क्या होता है, तो दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने और प्रभावी संवाद करने की क्षमता, यानी दूसरों के साथ अच्छा रिलेशन बनाना और प्रभावी यानी इफेक्टिव बातचीत, यानी इफेक्टिव कनेक्शन की बात करते हैं। ये चीज़ अगर देखा जाए, यानी ऐसा बात करो कि वो आपसे क्या हो जाए, इंप्रेस्ड हो जाए। तो प्रभावी संवाद, संवाद का मतलब होता है बात करने की क्षमता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाना और टीम के साथ मिलकर अच्छा काम करना। तो दूसरों के प्रति क्या करना है, सहानुभूति दिखाना है, ठीक है, यानी संपत्ति दिखाना है, और टीम के साथ मिलकर क्या करना है, अच्छा काम करना है। फिर क्या है, सृजनात्मक की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करते हैं। क्या होता है क्रिएटिविटी, ठीक है, यह आखिरी पड़ाव है। क्रिएटिविटी क्या होता है, क्रिएटिविटी का मतलब यही होता है कि आप कुछ नए चीज़ों का आविष्कार करने के चक्कर में हो, या आप कुछ नई चीज़ें क्या करो, बनाने के लिए आतुर। यानी सृजनात्मक का मतलब होता है कि नए और अनोखे विचारों और समाधानों या कार्यों का निर्माण करना। यानी आप जब भी कुछ नया चीज़ बनाओगे या नए विचार को बनाओगे, तो वो नया विचार का बनना हो गया, नया काम का करना हो गया, नई चीज़ को बनाना हो गया, वही क्या होता है, सृजनात्मक होता है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो ये कला या संगीत में नहीं बल्कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्या होता है, लागू हो सकता है। और ये सिर्फ कला में ही नहीं बल्कि जिंदगी के किसी भी सेक्टर में क्या हो सकता है, ये शामिल हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, हाँ जी, ये जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में क्या हो सकता है, शामिल हो सकता है, जहां नए और प्रभावशाली विचारों की क्या होती है, जरूरत होता है। तो सिर्फ आपको क्या लगता है कि मनोवैज्ञानिक तरीके से ये सिर्फ प्रूफ होता है, नहीं, आपके ये सिर्फ आर्ट में नहीं, संगीत में नहीं, बल्कि जिंदगी किसी भी क्षेत्र में, आपके दैनिक जीवन में भी क्या हो सकता है, क्रिएटिविटी बहुत काम आ सकता है। आजकल देखते हो व्यक्ति लोग क्या करता है, सोशल मीडिया के माध्यम से ब्लॉग बनाता है, ब्लॉग के माध्यम से क्या करता है, वहां के बारे में पूरा सही सही जानकारी देता है। इससे क्या होता है कि जो दूर के लोग होते हैं, टूरिज्म में लोग होते हैं, वो सब आते हैं जब टूरिज्म लोग घूमने के लिए, तो लोग पहले ब्लॉग देखते हैं, लोकल ब्लॉग देखते हैं कौन सा घूमने वाला एरिया है। जब मैं गया था दार्जिलिंग घूमने ना, तो वहां जब मैं घूमने गया तो सबसे पहले देखा लोकल ब्लॉग, देखा कि घूमने वाला जगह क्या क्या है। तो लोग सीधा उसमें अपलोड करते हैं कि यहाँ घूमने वाले 5 जगह। यानी अब आपको आसानी हो गया कि हमको इसी 5 जगह पर जाकर क्या करना है, विजिट करना है, घूमना है। फालतू चीज़ों से बचना है, किस चीज़ों से बचना है, ये भी उस ब्लॉग में क्या होता है, बच्चे लोग शामिल कर दिए रहते हैं। बातें समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि कला या संगीत में नहीं बल्कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू हो सकता है और नए प्रभावशाली विचार आप क्या कर सकते हो, ला सकते हो। फिर क्या, सृजनात्मक के मुख्य पहलू की अगर बात करें तो नवीनता होता है इसमें। मुख्य पहलू की बात करें, नवीनता यानी ओरिजिनलिटी की बात करते हैं, नया और अनोखा विचार का या समाधान प्रस्तुत करना हो गया। उदाहरण के लिए, एक नई तरह की डिजाइन बनाना जो पहले किसी ने नहीं देखी हो। अब लोग देखते हो जैसे थार जब आया था तो नया तरह का डिजाइन आया और इस तरीके से उसका एडवर्टीजमेंट किया गया कि लोग उसको लेना शुरू किया। थार सोचो एडवांस बुकिंग होना शुरू हो गया, इस तरीके से उसका एडवर्टाइजमेंट किया गया। लेकिन रियलिटी बताएं, रियलिटी यही है कि जो और सब गाड़ियां मजा देती जैसे एक्सयूवी वगैरह हो गया, ठीक है, इतना मजा थार वगैरह नहीं दे पाता है। मैंने देखा हूँ, बैठा हूँ, उतना लग्जरियस ठीक है, बाहर से देखने में हाई फाई लगता है, बट उतना लग्जरियस नहीं कह सकते हो। ठीक है, जो मजा एक्सयूवी वगैरह देगा, जो मजा फॉर्च्यूनर वगैरह देगा, ये सब नहीं देगा। फॉर्च्यूनर खैर महंगा हो गया, एक्सयूवी वगैरह की बात करते हैं।
फिर बात करते हैं समस्या समाधान की बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं क्या होता है। ठीक है, हम लोग किसकी बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा जाए प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्याओं के लिए एक नए और प्रभावी समाधान को खोजने की क्षमता होगी, जैसे एक जटिल तकनीकी समस्या का आसान और नया समाधान विकसित करना हो गया। विचारों का संयोजक देखा जाए तो अलग अलग विचारों और अवधारणाओं को मिलाकर एक नए विचार को उत्पन्न करना हो गया। यानी कुल मिलाकर के हमको क्रिएटिविटी करना है, हमको नया चीज बनाना है, हमको सब कुछ नया बनाना है, तो हम विचारों को, दो विचारों को मिलाकर एक नया विचार बना सकते हैं। दो समस्याओं को देखकर उस समस्या को समाधान करने का एक नया तरीका खोज सकते हैं, यानी क्रिएटिविटी होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं क्या, कल्पना की बात करते हैं। ठीक है, कल्पना में देखा जाए यानी इमेजिनेशन की बात की, चीज़ों को नए और विविध तरीकों से देखना हो गया। कभी कभी होता है ना, लोग इमेजिन करते हैं कि यार अगर ये 4 विंग्स लगा ले तो हम लोग ड्रोन बना सकते हैं, जैसे 3 इडियट में पहली बार देखा गया ड्रोन बनाया गया था। अब 3 इडियट के फंक्शन को देख के क्या हो गया, पूरे मार्केट में ड्रोन बनना क्या हो गया, शुरू हो गया। उदाहरण के लिए कल्पना करके एक काल्पनिक वस्तु दुनिया का निर्माण करना, जैसे कि आप उपन्यास या चित्र कला में भी लिख सकते हो। तो होता है कि आप इमेजिन करते हो और एक बढ़िया सा आर्ट बनाते हो, चित्र बनाते हो। या फिर कह सकते हो कि आपने देखा होगा वांडा और विजन का एक वेब सीरीज देखा होगा, जिसमें वांडा क्या करती है कि अपने हस्बैंड के लिए, विजन के लिए क्या करती है, एक अलग ही काल्पनिक दुनिया बना देती है, और वो लोग उसमें क्या होता है, जिंदा रहते हैं, घूमते खेलते हैं, उसके बच्चे भी रहते हैं। तो यही सारी चीज क्या किया गया यहाँ पर, कह सकते हैं कल्पना करके एक नया क्रिएटिविटी को बनाना हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये रहा आप लोगों का क्या, ये रहा आप लोग का बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है, मेजर में देखा जाए तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं में यूनिट 4 का आपका पार्ट 3 हो गया, यानी बुद्धि खत्म हो गया। अब हम कल व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे और व्यक्तित्व को समझेंगे। ठीक है, तो जल्दी ही इस सप्ताह में मैं आपका पूरा क्या कर दूंगा, पूरा का पूरा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म कर दूंगा और फिर जल्दी नए सेमेस्टर की तरफ भी बढ़ूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो तब तक के लिए इतना ही फिलहाल के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी हम लोग देख लिया करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।